गुड मॉर्निंग। स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। इस मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट में मैं शिवेंद्र और मेरे सहयोगी कुणाल आपके साथ जुड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में यूं तो तमाम त्योहार हैं। होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, ईद, क्रिसमस और ऐसे ना जाने कितने त्योहार हैं जो हिंदुस्तान को बहुत खास बनाते हैं। लेकिन एक त्योहार और है और वो त्योहार शुरू होने वाला है अब से कुछ ही दिनों में और उस त्योहार का नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। यकीन मानिए जिस तरह से लगभग लगभग 2 महीने पूरा देश इस त्योहार के रंग में रंगा नजर आता है, इसके जोशो खरोश में नजर आता है, ये किसी त्योहार से कम लगता भी नहीं है। और अब तो त्योहार काफी पुराना हो चुका है, कई बरस हो चुके हैं इसको मनाते हुए और हर साल इसके आयोजन में कुछ ना कुछ और चार चांद कह लें या कह लें कि इसकी जो ग्रैंडनेस है वो और बढ़ती ही जा रही है। तो चूंकि बस आईपीएल शुरू होने वाला है 2023, तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, कई कप्तान बदल गए हैं, कई खिलाड़ी बदले हैं, कई सारे नियम बदल गए हैं। तो कुणाल ने कहा कि हमको अपने सब्सक्राइबर्स को इन सारी चीजों से अपडेट करना चाहिए, तो इसलिए आज का शो आईपीएल के काउंटडाउन के तौर पर और सारे जो बदलाव हैं, आप अगले आधे घंटे हमारे साथ रहिए। आधे घंटे के बाद जब हम इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करेंगे तो आईपीएल 2023 में जितनी चीजें बदली हैं उनके सारे अपडेट्स आपके पास होंगे। आपसे कुछ भी छूटेगा नहीं, बल्कि आप जाकर और लोगों को उन अपडेट्स के बारे में बता सकते हैं। तो कुणाल, मुझे लगता है सबसे पहले तो जो कल रात का डेवलपमेंट है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जिसको लेकर हम लोग बहुत चिंतित भी थे कि आखिर कोलकाता नाइट राइडर्स अपने कप्तान का ऐलान क्यों नहीं कर रही है, और नहीं कर रही है तो कब करेगी। लेकिन कल वो डेवलपमेंट भी हुआ। वहां से शुरू करते हैं और फिर एक एक करके चलेंगे। तो केकेआर का डेवलपमेंट बताइए। बिल्कुल, व्यूअर्स को अपडेट कर देते हैं। वैसे तो हमने स्टोरी भी करी है, वीडियो किया है और अपडेट किया था व्यूअर्स को जब ये जानकारी आई थी। केकेआर में श्रेयस अय्यर कैप्टन थे। अनफॉर्चुनेटली उनके बैक का प्रॉब्लम हो गया, जिसकी वजह से वो इंडियन टीम में भी नहीं खेल पा रहे थे और इस सीजन जो है वो अवेलेबल भी नहीं रहेंगे केकेआर के लिए। तो उनको नया कप्तान चाहिए था। उस कप्तान को लेकर कचकच थी। 3-4 दिन बाकी हैं शुरू होने में, मगर अभी तक कप्तान डिसाइडेड नहीं था। तो उसके लिए 3 दावेदार थे, मगर नीतीश राणा को जो है वो वहां पर चुना गया है और नीतीश राणा जो है अब कप्तानी करेंगे। नीतीश राणा 2018 से केकेआर के लिए खेल रहे हैं मोटा मोटा, और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हर सीजन में 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। इंडियन है, हिंदी अंग्रेजी बोल लेते हैं तो ये एक एडिड एडवांटेज रहता है कि जो दूसरे खिलाड़ी, जो डोमेस्टिक खिलाड़ी शामिल हैं, कई बार उनको थोड़ी हिचक रहती है कि कोई फॉरेन कैप्टन हो। उसके तौर तरीके भी अलग होते हैं, थोड़ा कल्चर भी डिफरेंट होता है, वो समझ नहीं पाता उस तरीके से खिलाड़ियों को। तो इसलिए नीतीश राणा को कप्तान यहाँ पर बनाया गया है। चर्चा सुनील नरेन की भी थी, मगर उनको उस तरीके से नहीं लिया गया, क्योंकि वो अभी गए थे जब यूएई में जो लीग खेली गई थी आईएल T20, वहां पर भी वो कामयाब नहीं हो पाए थे इसी फ्रेंचाइजी की एक दूसरी इसी ओनर की दूसरी फ्रेंचाइजी के लिए। तो वो उनके खिलाफ गया। साथ में जो है शार्दुल ठाकुर की बात चल रही थी, मगर वो उतना कल्चर से वाकिफ नहीं है। अभी आए हैं वो। नीतीश राणा को वक्त हो गया है। केकेआर की टीम मैनेजमेंट उनको समझती है, वो मैनेजमेंट को समझते हैं, तो इसलिए उनको चुन लिया गया। तो केकेआर के लिए इस सीजन नया कैप्टन, स्टैंड इन कैप्टन ही है। जब श्रेयस अय्यर ठीक हो जाएंगे तो वो कैप्टन कप्तानी करेंगे, मगर जब तक वो नहीं है तब तक नीतीश राणा केकेआर की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और 2021 में इंडिया के लिए खेल भी चुके हैं, एक डेब्यू किया है उन्होंने। हालांकि बहुत लंबा रन नहीं मिला उनको, लेकिन एक वनडे, उसके अलावा 2 T20 मैचेस उन्होंने खेले हैं। फर्स्ट क्लास में 6 शतक हैं, 11 अर्धशतक हैं, 2500 के आसपास रन हैं। लिस्ट ए के मैचेस में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। अगर आप फर्स्ट क्लास लिस्ट ए के मैचेस देखें तो लगभग लगभग 40 के एवरेज से रन बनाते हैं नीतीश राणा। और उससे बड़ी बात जो अभी कुणाल कह रहे थे कि एक तरीके से ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ी हैं केकेआर में काफी समय से हैं, टीम को समझते हैं। और सबसे बड़ी चीज, जो कम्युनिकेशन होता है, जो बहुत जरूरी है, उस कम्युनिकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक ऐसी चॉइस है जो बेहतर परफॉर्म करते दिखाई देंगे खिलाड़ियों को एकजुट करने के मामले में, आपस में जोड़े रखने के मामले में। कुणाल, केकेआर के बाद कप्तान और टीमों के भी बदले गए हैं या बदलने पड़े हैं, कहिए आप। कहीं कोई चोट का इशू आ गया, जैसे ऋषभ पंत का कह लीजिए, कहीं कोई और इशू आ गया। जैसा हमने वायदा किया सब्सक्राइबर्स से कि सारे अपडेट देंगे, तो इस तरह से पहले कप्तानी का पोर्शन खत्म कर लेते हैं,
केकेआर आपने बताया क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, लेकिन जो और भी कप्तान बदले हैं उनके बारे में बता दीजिए। व्यूअर्स को अपडेट कर देते हैं। 10 टीमें हैं जो हिस्सा ले रही हैं और कुछ टीमों को अपने-अपने कप्तान जो हैं वो बदलने पड़ गए हैं, जैसे कि अभी सर बोल रहे थे। तो हम एक-एक करके चलते हैं। भई रॉयल चैलेंजर्स का तो कैप्टन फाफ डु प्लेसी ही हैं, वो पिछले सीज़न भी कप्तान थे। सीएसके के महेंद्र सिंह धोनी हैं। केकेआर का हमने आपको अपडेट दिया कि श्रेयस अय्यर नहीं थे, क्योंकि उनको इंजरी हो गई है और उनको टाइम लगेगा रिकवर होने में, तो वहाँ पर जो है नीतीश राणा को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। किंग्स इलेवन पंजाब पे आ जाए तो किंग्स इलेवन पंजाब में शिखर धवन को इस बार कप्तानी सौंपी गई है। पिछले सीजन जो है मयंक अग्रवाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो शिखर धवन वहां पर कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। एक ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ी हैं और आईपीएल में बहुत इम्पैकेबल रिकॉर्ड है शिखर धवन का, कप्तानी पहले भी कर चुके हैं, तो हर चीज उनके साथ है। टीम इंडिया की भी कप्तानी हाल फिलहाल उन्होंने की है। अभी उनको टीम इंडिया में जगह नहीं मिल रही, मगर उससे पहले वो कैप्टन ही थे वनडे फॉर्मेट के अंदर, जब रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे या फिर टीम जो है टी20 की खेल रही थी। तो एक्सपीरियंस कैंपेनर है, कुछ भी कहने की उनके बारे में जरूरत नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स पे आ जाए तो यहां मजबूरन कप्तान बदलना पड़ गया, क्योंकि ऋषभ पंत वही सिमिलर केस है। उनका एक्सीडेंट हो गया था, इंजरी हो गई, उसके बाद रिकवर प्रोसेस में टाइम लग रहा है, तो डेविड वार्नर को स्टैंड इन कैप्टन यहां पर बनाया गया। डेविड वार्नर पहले कप्तानी कर चुके हैं, एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, ऑस्ट्रेलिया के ट्राइड एंड टेस्टेड खिलाड़ी हैं। उनका भारत में कुछ भी रिकॉर्ड खराब रहा हो इंटरनेशनल मैचेस में, मगर जब वो आईपीएल में खेले हैं तो उन्होंने बढ़िया वहां पर काम करके दिया है, चाहे वो सनराइजर्स के लिए खेले हो या जिस भी फ्रेंचाइजी के लिए वो खेले हो। राजस्थान रॉयल्स पे आ जाएं, संजू सैमसन उनके कैप्टन है, वही पिछले सीजन वही कप्तान थे। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा, लखनऊ सुपर जायंट्स में केएल राहुल पिछले साल भी वही थे। गुजरात टाइटंस में माफ कीजिएगा हार्दिक पांड्या, वो कप्तानी करेंगे, उनको अपना टाइटल डिफेंड करना है। बच गई सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद ने जो है रिलीज कर दिया था कैप्टन को, और अब उन्होंने एडिन मार्क्रम को जो है ये जिम्मेदारी सौंपी है। जो इसका मालिक है सन ग्रुप, जो इनका मालिक है इस फ्रेंचाइजी का, उसकी एक और फ्रेंचाइजी है जो ऐसे टी20 लीग में टीम उनकी है, वहां पर एडिन मार्क्रम को कैप्टन बनाया गया था और उन्होंने वो लीग जीती, वो टूर्नामेंट टीम को जिताया। वहां से जो है टीम को मैनेजमेंट को उन पर भरोसा हो गया और उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है यहाँ पर आईपीएल में भी, कि वो कमाल रिपीट करके दिखाएं जो उन्होंने ऐसे टी20 में किया वहां पर जाकर। तो ये है कप्तानी का लेखा जोखा। मेरे ख्याल से अगर मोटा मोटा मैं ये बता दूं तो एक पंजाब किंग्स 11 में नया कैप्टन, दिल्ली कैपिटल्स में नया कैप्टन, उसके बाद हैदराबाद में नया कैप्टन और केकेआर में नया कैप्टन। तो 4 नए कप्तान आपको इस सीजन देखने को मिलेंगे कि वो अपनी दावेदारी पेश करेंगे और अपनी टीम को जिताने की कोशिश करेंगे। उनको मौका मिला एक तरीके से कि भाई वो कप्तानी में चमक सके। इसके अलावा बड़े प्लेयर्स पे नजर रहती है कुणाल, और खासतौर पे उन प्लेयर्स पर जो बहुत महंगे बिके हों, जो लीग में जिन पर पैसों की बरसात हुई हो। तो मुझे लगता है अगर आप शेयर कर सकें कि 4-5 की प्लेयर्स, बेशक वो इंडियन हो या ओवरसीज हो, जिन पर पैसे की बरसात भी हुई है और जिन पर क्रिकेट फैंस की निगाहें भी रहेंगी, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो अक्सर अकेले दम पर मैच का रुख बदल देते हैं। और ये लीग अब ऐसी हो चुकी है जहां पर हमने देखा, लोगों को लगता जरूर है कि शुरू के 3-4 हफ्ते के मैचेस जो हैं वो फर्क नहीं डालते, फर्क तो बाद वाले डालते हैं, लेकिन एक्चुअल कहानी ये है कि शुरुआत में आप अपने 3-4 मैचेस जीत लीजिए, आपके लिए प्लेऑफ खेलना आसान हो जाता है, वरना आखिरी समय तक सांस अटकी रहती है। तो कुछ की प्लेयर्स जो आपके दिमाग में हो। सर की प्लेयर्स जब भी बात होती है ना, तो वैसे तो बहुत सारे हैं टीम्स के अंदर, मगर उसमें हो जाता है कि भाई कौन कौन से बड़े प्लेयर्स हैं, उन पर लोगों की निगाहें रहती हैं। जो बड़े बड़े दामों पर खरीदे गए वो क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही कुछ नाम जो हैं जो जहन में आते हैं या जो फैंस के जहन में भी होंगे, वो ये होंगे कि जिनको बड़ी बड़ी रकम मिली है और वो अपनी फ्रेंचाइजी के लिए क्या कर पाएंगे। तो 3-4 नाम जो मेरे जहन में आ रहे हैं वो मैं बता दूं। सैम करन है, 18.5 करोड़ रुपए मिले हैं पंजाब किंग्स 11 की तरफ से उनको। तो वो क्या कर पाएंगे, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। इंग्लैंड के लिए बहुत कारगर साबित हुए हैं, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो या जब वो किसी व्हाइट बॉल क्रिकेट के अंदर जब वो खेलते हैं, तो वो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं। बहुत बड़ा दाव जो है उनके ऊपर यहाँ पर किंग्स 11 ने खेला है। कैमरन ग्रीन है, जिनको 17.5 करोड़ रुपए में मुंबई ने अपनी टीम में शामिल किया है। मुंबई
बहुत निर्भर भी करेगी इस खिलाड़ी के ऊपर, क्योंकि ये गेंदबाजी भी कर लेते हैं। आपके पास जोफ्रा का कोई मतलब एक तरीके से जोड़ीदार नहीं है, क्योंकि आपके जो 2 खिलाड़ी थे बीच में यहाँ पर बुमराह हो गए और साथ में जो आपने एक और तेज गेंदबाज को लिया था वो नहीं है, दोनों वो इंजर्ड हो गए। तो ये उनके साथ जोड़ीदार का काम करेंगे। 17.5 करोड़ रुपए, बड़े कद के खिलाड़ी हैं, ऊंचा लंबा कद है और शॉट्स अच्छे लगाते हैं, क्लीन हिटिंग करते हैं और साथ में एक क्या कहते हैं हिट द डेक टाइप ऑफ बॉलर भी है। बेन स्टोक्स जो है वो बहुत मैं उन पे नजरें जरूर देखना चाहूंगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत उम्मीदों के साथ उनको साइन किया है और उनको ये समझा जा रहा है कि भविष्य का कप्तान एक तरीके से देखा जा रहा है कि आगे टीम को वो लीड करेंगे। अब वो कितनी कमिटमेंट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए दिखाते हैं, कितना एहसास उनको इस बात का होता है कि भाई उन्हें इतनी बड़ी रकम दी गई है और वहां पर फ्रेंचाइजी उनको धोनी की रिप्लेसमेंट, मतलब धोनी जो उस टीम को मतलब अपना सब कुछ मानते हैं उस तरीके से लीड करते हैं और अपनी घर की टीम मानते हैं, वैसा क्या कमिटमेंट वो दिखा पाते हैं, नहीं दिखा पाते हैं, किस तरीके से वो वहां पर खेलते हैं, क्या अपने आप को इंटरनेशनल मैचेस के लिए थोड़ा सा बचा के रखते हैं, सेव करके रखते हैं, या अपना होल हार्टेड कमिटमेंट देते हैं, वो सबसे बड़ी बात होगी देखने की। निकोलस पूरन है, 16 करोड़ रुपए, मतलब समझ नहीं आया था मुझे तो कि किस लिए यहाँ पर लखनऊ सुपर जायंट्स ने खर्च कर दिए, मगर ये कुछ प्लेयर जो है इन पर जो है नजरें जरूर रहेंगी कि भाई ये क्या क्या करते हैं अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, और फैंस भी जानना चाहेंगे क्योंकि फैंस ने इन पे मोटी मोटी बोली लगती हुई देखी है। तो अब ये की प्लेयर साबित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, वैसे तो बड़े बड़े नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और वो तो जो कहा मतलब कुछ कहावतें जो हम लोगों को बचपन से पढ़ाई गई हैं, ऊंची दुकान के फीके पकवान, तो वो तो देखना ही पड़ेगा। और हर सीजन में कुछ ना कुछ ऐसी दुकानें जरूर दिखाई देती हैं, यानी कुछ खिलाड़ी ऐसे जरूर दिखाई देते हैं जो बैंक बैलेंस तो बहुत बढ़ा चुके होते हैं, लेकिन उन बैंक बैलेंस से बनने वाली जो साख है उसके लिए जरूरी रन या विकेट कन्वर्ट होते नहीं दिखाई देते। इससे उलट भी होता है जब आप बहुत ही किसी एक औसत से खिलाड़ी को की छवि मानते हुए उसको टीम से जोड़ते हैं, लेकिन वो कई बार एक तुरुप का इक्का साबित होता है। खैर, 31 तारीख से शुरू होना है पहला मैच जो है, वो चेन्नई और गुजरात के बीच खेला जाना है, यानी हार्दिक पांड्या और महेंद्र सिंह धोनी आमने सामने होंगे। पहला ही मुकाबला ऐसा है जहां आपको गुरु और शिष्य एक तरीके से कहा जाए उनकी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या बहुत रिगार्ड करते हैं महेंद्र सिंह धोनी का। और वो कहते हैं ना कि खेल खेल में आप किसी को टिप्स दें, उसको समझाएं तकनीक के बारे में, ये एक अलहदा बात है, अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी के व्यक्तित्व पर, किसी की पर्सनालिटी पर, किसी के पूरे सोचने समझने के तरीके पर मेहनत करें, तो वो जो गुरु होता है वो गुरु है महेंद्र सिंह धोनी हार्दिक पांड्या के। हार्दिक पांड्या जब अपने बहुत ही खराब दौर से गुजर रहे थे तब धोनी उनके साथ खड़े हुए थे, तो वो मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं अब उन नियमों की जो नियम बदले हैं, और यकीन मानिए बहुत दिलचस्प नियम है। मोटे मोटे तौर पे 5 नियम बदले गए हैं कुणाल। उन पांचों नियमों की जो बदलाव है उनकी तैयारी करके बैठे हैं। तो कुणाल से शुरू करते हैं। कुणाल, सबसे पहले तो जैसे मैच में हम टॉस करते हैं, तो उसी टॉस से ही शुरू कर लेते हैं। टॉस और प्लेइंग 11 बहुत इंटरेस्टिंग नियम बदला है, जरा समझाइए आसान शब्दों में ताकि सब्सक्राइबर्स को समझ में आ जाए कि बदला क्या है। बिल्कुल सरल शब्दों में व्यूअर्स को बताते हैं कि ये नियम क्या बदला है। ये नियम ये है कि भाई एक्चुअली होता क्या था कि जब आप कोई भी कप्तान टॉस के लिए जाता था तो टॉस से पहले उसको अपनी प्लेइंग 11 तय करनी होती थी। अब वो टॉस के बाद अपनी प्लेइंग 11 डिसाइड कर सकता है और 2 प्लेइंग 11 लेके जा सकता है। वो उसके पास ऑप्शन है, वो एक लेके जाना चाहे एक ले जाए, 2 लेके जाना चाहे 2 ले जाए। ये इसलिए 2 लेके जा सकता है, या ऑप्शन दिया गया है कि भाई अगर एक बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है और आपकी गेंदबाजी पहले आ जाती है, या फिर इसका अपोजिट समझ लीजिए कि एक ट्रैक जो है वो बहुत ज्यादा बॉलिंग फ्रेंडली है और आपकी बल्लेबाजी पहले आ जाती है, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप दोनों सूरतों में कि मेरी बल्लेबाजी पहले, मैं टॉस हार जाऊं जीत जाऊं मेरे हाथ में नहीं है, मेरी गेंदबाजी पहले आए तो मैं ये प्लेइंग 11 है, मेरी बल्लेबाजी पहले आए तो मेरा ये प्लेइंग 11 है, तो वो 2 प्लेइंग 11 ले जा सकता है और टॉस के बाद उसको प्लेइंग 11 अपना देना है।
प्लस 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी उसको देने हैं। वो नियम बाद में समझा देंगे। वो 5 सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी का नाम क्यों देना है, क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आप मैदान पे उतार सकते हो। तो टॉस से रिलेटेड अपडेट तो यही है कि आपको पहले मैच से टॉस से पहले प्लेइंग 11 देना होता था, आप उसे चेंज नहीं कर सकते थे। अब आपको टॉस के बाद देना है और आप 2 प्लेइंग 11 दे सकते हो, लेके जा सकते हो अपने साथ। एक मेरी गेंदबाजी आ जाए तो ये, एक मेरी बल्लेबाजी आ जाए तो ये। तो ये एक सरल नियम है जो बदला है। बिल्कुल, और इस नियम के बदलाव का मकसद यही है कि जो मैच में कई बार टॉस का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब मौसम, पिच, मैदान, अगर इन सारी चीजों को एक आप कसौटी पर रखें तो कई क्रूशियल मैचेस तो ऐसे होते हैं कुणाल, जहां पर आप देखें तो टॉस का मतलब होता है कि आप 15% नहीं, कहीं कहीं 25 से 30% की आपको एक कह सकते हैं वेटेज मिल जाती है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को जो आपने प्लान किया है उसमें 30% रिच हो जाते हैं, और जो टीम टॉस हारती है वो कहीं ना कहीं उसकी रणनीति, चाहे कितनी अच्छी टीम हो, वो बिल्कुल एक तरीके से कई कई कदम पीछे खींचना पड़ता है उनको, एक दो कदम नहीं। तो इसलिए इसलिए ये नियम लाकर एक कोशिश की गई है कि टॉस जो है वो इतना इफेक्ट ना डाल पाए मैच पर। आपने इंपैक्ट प्लेयर की बात की कुणाल, इंपैक्ट प्लेयर का जो रूल है जरा वो भी समझाइए सब्सक्राइबर्स को। बिल्कुल, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी ना हम बहुत सरल शब्दों में आपको समझाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तमाम जगहों पे तमाम तरीके की बातें सुन रहे होंगे। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे आप फुटबॉल में देखते हैं या फिर आप बास्केटबॉल में देखते हैं, एक सब्स्टिट्यूट आता है, एक खिलाड़ी को बाहर किया जाता है और उसकी जगह पर एक अंदर आ जाता है जो मैच में बॉलिंग भी कर सकता है, मैच में बैटिंग भी कर सकता है। उसको आप अंपायर को बता के किसी भी क्षण ले सकते हो। हाँ, ये इसमें टेक्निकलिटी थोड़ी-सी ज़रूर है कि अगर आपने मिडल ऑफ द ओवर्स लिया तो क्या होगा, आप किसी विकेट गिरने पे, कभी ओवर खत्म होने पे अगर आप लेते हो तो फिर उससे आप करवा सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप अगर आपके कोलैप्स हो गया, बट बैटिंग के साइड से पहले बात करते हैं कि अगर आपका बैटिंग कोलैप्स हो गया, आपके 40 पे जी 6 विकेट गिर गए, अब आपको बल्लेबाज चाहिए, जो आपको एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सके, तो आप एक इम्पैक्ट प्लेयर को ले आओगे। आपको जब टॉस आपने किया था, तो उस समय आपने 5 सब्स्टिट्यूट्स के नाम दिए थे। उन पाँचों में से किसी एक को आप इम्पैक्ट प्लेयर अंदर ला सकते हो। मतलब जैसे फुटबॉल में तो कई सब्स्टिट्यूट्स अलाउड होते हैं, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट अलाउड होगा कि आप एक खिलाड़ी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर ला सकते हो किसी को बाहर से अंदर। अगर आपका कोलैप्स हो गया है, तो आप एक बल्लेबाज को ले आए। अब वो बल्लेबाज आके बल्लेबाजी कर सकता है। आप उसको उस बल्लेबाज के जगह रिप्लेसमेंट भी ला सकते हो जो आउट हो गया है। मगर होगा क्या कि बल्लेबाजी 11 लोग ही करेंगे। मतलब आपका कोई एक गेंदबाज बल्लेबाजी नहीं करेगा। लोग 11 ही बल्लेबाजी करेंगे। तो इस तरीके से आप जब बैटिंग में कोलैप्स होता है, तो आप इस तरीके से इम्पैक्ट प्लेयर को यूज़ कर सकते हो। अब गेंदबाजी में कैसे यूज़ कर सकते हो? गेंदबाजी में आपके पास अगर कोई एक बॉलर है जो कि जो जो शुरुआत में मतलब कि जिसे आप कहते हैं कि भई शुरुआत के 10 ओवर्स में नई गेंद का फ़ायदा उठा सकता है। तो आपने उससे गेंदबाज़ी करा ली। अब आपके पास कोई डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है अभी आपके प्लेइंग 11 में। तो आप क्या करोगे, जब उसके कोटे के 4 ओवर पूरे हो गए, तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे एक ऐसे गेंदबाज से, जिसको जो नया गेंदबाज आप लेके आओगे उसको इम्पैक्ट प्लेयर के नाम से, जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हो। तो आप उससे अपने कोटे के 4 ओवर करवा सकते हो डेथ ओवर्स में। तो आप इस तरीके से गेंदबाजी में भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और इसमें जो एक पेंच जो फँस रहा था, जिसपे क्लैरिटी भी आ गई है कि भई आप इम्पैक्ट प्लेयर ज़्यादातर जो होंगे ना, वो इंडियंस आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि आप प्लेइंग 11 के अंदर 4 ही विदेशी रख सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने प्लेइंग 11 में 4 विदेशी रख लिए और इम्पैक्ट प्लेयर भी 1 विदेशी ले आए। नहीं, वो या फिर आप शुरुआत 3 विदेशी से करिए और फिर 1 लेके आइए, वो क्लियर होगा। वो सबको पता लग जाएगा जब 3 से आप शुरुआत करोगे कि चौथा कौन आने वाला है। वैसा कोई करेगा नहीं। वो ज़्यादातर यही होगा कि 4 विदेशी जो है वो प्लेइंग 11 में होंगे और 1 इम्पैक्ट प्लेयर जो है वो आप इंडियन ही देखने को मिलेगा। तो इंडियंस की डिमांड जो है वो और बढ़ेगी इस लीग के अंदर। जो जो हरफन मौला खिलाड़ी हो या जो जब या फिर इसका उलट जो कोई किसी तरीके के स्पेशलिस्ट हो, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हो, मतलब नीचे आके मार सकते हो, जो एक पर्टिकुलर काम बहुत अच्छा कर सकते हो, उनको इम्पैक्ट प्लेयर यूज किया जाएगा एट ए वेरी पर्टिकुलर टाइम, जब उसकी जरूरत आन पड़े टीम को। तो ये सिंपल इसका नियम है। इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेंगे तो फिर बहुत सारी बातें आ जाएंगी, मगर सिंपल है कि आप एक खिलाड़ी को बाहर कर सकते हो, एक को अंदर कर सकते हो अपनी जरूरत के मुताबिक।
बिल्कुल। और आपने जो बाद में बताया, दरअसल असली पेंच वहीं पे है। वो बहुत ही क्लैरिटी वाला पॉइंट है कि अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर रखना चाहते हैं विदेशी, तो फिर आप जो अपना प्लेइंग 11 है उसमें 3 प्लेयर ही विदेशी चुन पाएंगे, क्योंकि 4 प्लेयर ही एक प्लेइंग 11 में 4 ओवरसीज प्लेयर्स को खिलाने का प्रावधान नियम शुरू से है। वो नियम एक तरीके से इंटैक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपका इम्पैक्ट प्लेयर विदेशी हो, तो आप टीम में 3 विदेशी प्लेयर रखिए। लेकिन अगर आपकी स्टार्टिंग प्लेइंग 11 में ही 4 विदेशी प्लेयर हैं, तो फिर आपका इम्पैक्ट प्लेयर कोई विदेशी खिलाड़ी नहीं हो सकता, वो इंडियन प्लेयर होगा। और मुझे लगता है ये, मतलब अभी नियमों पर तो हम जाएंगे, लेकिन कुणाल, कप्तानों का होमवर्क बहुत बढ़ा दिया है। मतलब कप्तान का अब ये नहीं है कि कोच साहब ने ट्रेनिंग दी और एक बार टूर्नामेंट शुरू हो गया तो कोच साहब सिर्फ कागज और पेन लेके बैठे हुए हैं। वो जो पैसे करोड़ों में दे रही हैं फ्रेंचाइजी, और दुनिया भर के जाने माने खिलाड़ी जो हैं वो एक तरीके से डगआउट में बैठकर अपनी दूसरी इनिंग खेल रहे हैं। इनका काम तो बहुत बढ़ा दिया, और दिमागी काम बहुत बढ़ा दिया। अब आप सोच के देखिए, 2 प्लेइंग 11 चुनना, इस बात का ध्यान रखना कि कैसी पिच है, यहाँ पर हम अपने साथ एक स्पिनर को एक्स्ट्रा रख लें, या एक हम पिंच हिटर रख लें जो जाके ऊपर सिर्फ 3 ओवर 4 ओवर खेले, लेकिन हमको स्कोर बोर्ड पे रन करके दे दे। फिर 4 प्लेयर रखें। इम्पैक्ट प्लेयर कौन होगा? यानी गेंद और बल्ले की जो हम कहते हैं ना, क्रिकेट क्या है, क्रिकेट गेंद और बल्ले की एक लड़ाई है, एक जंग है, एक मुकाबला है। लेकिन अब गेंद और बैट के अलावा दिमागी जंग भी बहुत है। बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कप्तानों को और टीम मैनेजमेंट को। बिल्कुल, ये उसी तरीके से है। मतलब आप मैं व्यूअर्स की आसानी के लिए समझा दूँ कि जब नियम इस इतने ज़्यादा होते हैं या फिर विकल्प इतने ज़्यादा आपके पास पैदा हो जाते हैं, तो आपको एक आदमी चाहिए होता है जो सिर्फ़ दिमाग लगाए। इसके लिए फुटबॉल में क्या किया जाता है कि कैप्टन उतना मायने नहीं रखता। जो आपका मैनेजर होता है, कोच होता है, जो खेल नहीं रहा होता है, वो बाहर बैठ के सिर्फ़ दिमाग लगा रहा होता है। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि भई क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे पलट सकते हैं। वो इम्पैक्ट प्लेयर जो आएगा वो 2 ओवर में मैच पलट सकता है। वो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो और आप कैसा प्लेइंग 11 कब कौन-सा चुनो, कौन-सा गेंदबाज किस तरीके के बल्लेबाज के खिलाफ कैसी गेंदबाजी में सफल हो सकता है या सफल रहा है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। कैप्टन की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ गई है अपनी परफ़ॉर्मेंस के अलावा, इसके लिए उसको बहुत मदद बाहर से चाहिए। फुटबॉल के अंदर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे रिप्लेस ज़्यादा सारा दिमाग जो है बंदा शॉट चल रहा होता है, कब किसको रिप्लेस करना है, क्या है, कैप्टन का रोल इतना बड़ा रह नहीं जाता है। तो उस इसलिए दिमागी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो खिलाड़ी, वो कैप्टन्स जो दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, जो इम्पल्सिव नहीं हैं, वो ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे जब ये नियम इस तरीके के लागू हो जाएँगे। मगर जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, दिमाग से उतना नहीं सोचते, वो उतना बेटर परफ़ॉर्म शायद ना कर पाएँ इन सिचुएशंस में, क्योंकि वो उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाएँगे। वो बस जो मोमेंट है उसी के साथ जाते रहेंगे, अब जीत मिले तो जीत, हार मिले तो हार। मगर यहाँ पर जो धोनी टाइप ऑफ कैप्टन होंगे, जो हमेशा सोचते रहते हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। मगर ये है कि उनके बाद और जल्दी सफ़ेद होंगे इन नियमों के बाद, ये ज़रूर हो जाएगा। हाँ। और एक बड़ा नियम जो ऑलरेडी वुमेन्स प्रीमियर लीग में आजमाया गया था, वो ये था कि वाइट और नो बॉल को लेकर भी अब डीआरएस की सहूलियत है। तो कई बार कई क्रूशियल मैचेस में हमने देखा है कि मतलब 19वें ओवर में, 20वें ओवर में, बाद में ये समझ में आता था कि ये नो बॉल थी, और उस नो बॉल पर कहीं से थोड़ा सा दिमाग हटा। हालांकि अब तो वो हूटर भी बच जाता है, लेकिन इस भूल को भी दरकिनार कर दिया जाए, कोई चांस ना रह जाए, इसलिए डब्ल्यूपीएल में आजमाया गया, अब यहां भी अपनाया जाएगा। बिल्कुल, ये नया नियम भी जो है लागू किया गया है कि भई आप जो है कि अंपायर डीआरएस जो है, मतलब कि पहले क्या होता था, डीआरएस आप आउट होने पे या आप ले सकते थे कि भई खिलाड़ी आउट है या नहीं है, तो आप चैलेंज कर सकते थे अंपायर के डिसीजन को। बॉलिंग टीम चैलेंज कर सकती थी कि भई आउट है। बैटिंग जो बल्लेबाज कर रहा है वो चैलेंज कर सकता था कि भई मैं नॉट आउट हूँ, आप रिव्यू ले लीजिए। डीआरएस मतलब रिव्यू देखिए और उसके अंदर फिर बॉल ट्रैकिंग और वो सब चीज़ें या हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करके देखिए कि भई क्या होता है। मगर नए सीजन में टीमें अंपायर द्वारा दी गई वाइड और नो बॉल के निर्णय के खिलाफ भी डीआरएस ले सकेंगी। अब इसको इस तरीके से ही समझ लीजिए कि भाई अगर आखिरी ओवर में 10 रन बनने हैं, आपको 10 रन बना चाहिए जीत के लिए, 2 चौके पड़ जाते हैं, या फिर आखिरी गेंद तक पहुंचा दिए, चाहे हम आखिरी ओवर भी छोड़ देते हैं, वहां पे 2 रन चाहिए, वाइड डल गई।
अब वो वाइड थी या नहीं थी, इस पे बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। वो नो बॉल थी या नहीं थी, इस पे बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। जैसे विराट कोहली ने खुद ही नो बॉल दे दी थी जब वो T20 के अंदर, कि भाई ये तो नो बॉल है, अंपायर को इशारा कर दिया, तो उसमें बवाल हो गया कि भाई ये बैटिंग कैसे जो कर रहा है खिलाड़ी वो कैसे कर सकता है, ये तो अंपायर का कॉल है। वो विराट कोहली के हाथ देने के बाद जो है उन्होंने कर दिया, और बाबर आजम बहुत ज्यादा एजिटेटेड थे कि भाई ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर से तो हर रन काउंट कर रहा है। तो वहां पर आप चैलेंज कर सकते हो अंपायर के उस डिसीजन को कि भाई ये नो बॉल थी या नहीं थी, और उसके बाद उसको देखा जाएगा, रिव्यू किया जाएगा थर्ड अंपायर से, जो जिसके पास बेहतर विकल्प होता है निर्णय लेने का, क्योंकि वो एक ही चीज को कई बार देख सकता है। अंपायर ने तो सिर्फ एक बार देख के बोल दिया, तो और उसका इंपैक्ट पड़ गया मैच के ऊपर, क्योंकि वहां पर तो हर रन काउंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये एक तरीके से और जो है गेम को फेयर बनाने की कोशिश है। ये अच्छा ही नियम है कि आप करंट सिचुएशंस के अंदर जो है ना क्लैरिटी आ जाएगी, कोई टीम को ऐसा नहीं लगेगा यार वी आर हार्ड डन विद, कि हमारे साथ जो है ना मतलब एक गलत निर्णय हमको मैच कॉस्ट करा गया या हमको प्लेऑफ की टिकट कॉस्ट करा गया। तो वो जो है वो ये नियम अच्छा ही है। अगर आप बल्लेबाज को आउट होने पे डीआरएस ले सकते हो तो इस पे भी ले लो, 2 मिनट ज्यादा लगेंगे मैच खत्म होने में, मगर चीजें क्लैरिटी रहेगी। और मिनट ज्यादा ना लगे बाकी चीजों में, तो वहां कंट्रोल करने के नियम ये भी कर दिया है कि अगर आप तय समय पर ओवर पूरा नहीं करेंगे तो फील्ड प्लेसमेंट में आपको दिक्कत आएगी, आपको फिर 4 खिलाड़ी ही मिलेंगे। जरा ये भी इंटरेस्टिंग नियम बताइए। नियम इसमें यही है कि भाई अगर आपने अपना ओवर एक तय समय के अंदर पूरा नहीं किया, तो अमूमन होता क्या है कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर जो है वो 5 फील्डर लगा सकते हो आप। अगर आपका पावर प्ले नहीं चल रहा है तो 5 फील्डर आप लगा सकते हो, मगर अगर आपने वो तय समय पे अपना ओवर खत्म नहीं किया, मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि 1 घंटे के अंदर 13 ओवर होने चाहिए। अब उसको आप डिवाइड करके देख लीजिए कि भाई एक ओवर कितने देर के अंदर होना चाहिए। तो अब वो एक ओवर अगर उतनी देर के अंदर पूरा नहीं होता है और मैच समय पर खत्म नहीं होने जा रहा है, तो वो अंपायर फिर पेनलाइज कर सकता है। उसका पेनलाइज ये है कि आपको जो अगला ओवर जो करना पड़ेगा उसके अंदर फिर आप 30 यार्ड सर्कल के बाहर सिर्फ 4 खिलाड़ी रख सकते हो, मतलब एडवांटेज बैटिंग टीम को चले जाएगा अगर आपने टाइम ले लिया ज्यादा स्ट्रैटेजाइज करने के अंदर। तो अब ये एक नियम थोड़ा सा हार्श मुझे नजर आता है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि भाई 18वां 19वां ओवर चल रहा है तो स्ट्रैटेजाइज करने की जरूरत पड़ जाती है। बात करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी गेंद थमा दी वे फटाफट ओवर करने लगे, उसको बात करनी पड़ती है, फील्ड प्लेसमेंट सेट करनी पड़ती है, किसको ओवर थमाना है ये सोचना पड़ता है। तो वहां पर थोड़ा सा ये ज्यादा कर दिया, मतलब इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। या तो आपके बैक टू बैक मैचेस लगे हो जो वीकेंड पे ही होते हैं ज्यादातर, कि भाई एक मैच खत्म होना है दूसरा टाइम पे शुरू होना है, फटाफट जल्दी खत्म करो भाई। नहीं तो ऐसा प्लेऑफ्स में नहीं होता है। ये मेरे ख्याल से प्लेऑफ में नहीं रखना चाहिए था, ये थ्रू आउट लागू कर दिया गया। जो क्रंच मैचेस हैं जिसपे निर्भर कर रहा है टीम आगे जाएगी या नहीं जाएगी, वहां पर ये थोड़ा सा हार्श डिसीजन मुझे लग रहा है। और जो आखिरी नियम मुझे लगता है जिस पर चर्चा करनी चाहिए, सब्सक्राइबर्स को बता देना चाहिए, वो विकेट कीपर्स को लेकर है। अननेसेसरली बहुत ज्यादा उछल कूद की, बहुत दिमाग लगाया और डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की तो लग जाएंगे 5 रन पेनल्टी के। बिल्कुल, ये सिर्फ विकेट कीपर पे नहीं सर, ये किसी भी फील्डर पे लागू हो गया। मतलब अगर कोई भी अननेसेसरी मूवमेंट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, तो आपको पेनल्टी के 5 रन जो है भुगतने पड़ेंगे। अब इसको इसी तरीके से समझने की जरूरत है कि कई बार होता क्या है कि बल्लेबाज के सामने जो फील्डर लगे होते हैं, अगर राइट हैंडर है तो ऑफ साइड में जो फील्डर लगे होते हैं क्लोजिंग 30 यार्ड सर्कल के अंदर, वो बहुत आगे आने की कोशिश करते हैं। वो बॉल डलने से पहले ही ना अपनी पोजीशन जहां पे वो होते हैं वहां से वो बहुत आगे आने की कोशिश करते हैं, जिससे ना बल्लेबाज डिस्ट्रैक्ट होता है, उसकी ध्यान भंग होता है, क्योंकि वो एक चीज सोच के चल रहा होता है कि प्लेयर यहाँ पर है, मैं ये शॉट यहाँ पर खेल सकता हूँ। ये स्ट्रैटेजी कई बार लोग करते हैं और उसमें वो सिर्फ आगे ही नहीं आते, वो अपनी हैंड मूवमेंट भी करने लगते हैं, हाथ ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये सब डिस्ट्रैक्ट करने के तरीके हैं, बिटवीन दी लाइंस खेलने के तरीके थे जो कई बार जो है बॉलिंग टीम कर जाती थी, स्मार्टनेस दिखाने का तरीका। अब वो उसके अंदर विराट कोहली भी जिम्मेदार है, उसके अंदर स्टीवन स्मिथ भी जिम्मेदार हैं। ये लोग ज्यादा करते हैं ऐसी चीजें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और बड़े प्लेयर हैं, ऐसा नहीं कि कोई उन्हें पलट के एकदम से उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कर दे, तो वो उन चीजों का फायदा उठाते थे। अब उसके ऊपर थोड़ी नकेल कसी गई है कि भाई अगर ऐसा किया
तो अंपायर के हाथ में फिर डिसीजन है, वो 5 रन पेनल्टी के लगा सकता है आपको कि अगर आपने अनफेयर मूवमेंट की या आप अपनी ओरिजिनल जगह से बहुत ज्यादा भटक गए, जहां पर आप शुरुआत में खड़े थे जब बॉलिंग करने जा रहा था गेंदबाज, और जब उसने डिलीवर किया तो आप कहीं और ही थे। तो फिर ये भी ठीक नियम है कि इस तरीके की मूवमेंट्स नहीं होनी चाहिए जब एक इतना ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत होती है कि सामने जो स्क्रीन व्हाइट लगी होती है या ब्लैक लगी होती है आमतौर पर, जब उसके डिस्ट्रैक्शन से ही वहां पे कुछ आ जाता है तो बल्लेबाज डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है कि अगर कोई आपके ऊपर चार्ज करने लगे या अपनी फील्ड प्लेसमेंट ही बदल ले, थर्ड स्लिप से सेकंड स्लिप पे आ जाए, अगर इतना ही घूमेगा तो वो, तो फिर ये तो ठीक नहीं है। तो ये नियम भी मेरे को लग रहा है कि अच्छा ही नियम है जो आईपीएल में इंट्रोड्यूस किया गया है। बिल्कुल, और जैसा मैंने आज के इस ब्रॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था कि दरअसल आईपीएल भी हिंदुस्तान के लोगों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। और फेस्टिवल्स भी अपने रंग बदलते हैं कुणाल। अगर आप याद कीजिए आपके बचपन में दिवाली में जिस तरह के पटाखे आते थे, अब तो खैर पटाखों पर बैन लगा हुआ है, और हमारा आप तो जिस एनसीआर में है तो एनसीआर में तो सजा भी मिल जाती है। लेकिन फिर भी जिन जगहों पर पटाखे छूटते हैं अगर आप देखें तो पटाखे कितने बदल गए। अगर आप रंग देखिए, रंग कितने बदल गए। हम किस तरह के रंगों से खेलते थे, अब कैसे रंग आने लगे। तो ये भी आईपीएल भी अपने रंग बदलता है। आप याद कीजिए जब पहला सीजन था तब क्या स्थिति थी, तब किस तरह से चीयर लीडर्स से लेकर तमाम चीजें होती थी। मैचेस के बाद बहुत सारी लेट नाइट पार्टीज होती थी, फिर किस तरह से उस पर विवाद होने लगे। वहां से टहलते घूमते अब आप कह सकते हैं कि आईपीएल लीग जो है वो एडल्ट होने के करीब है, यानी 18 साल जो एडल्ट होने की उम्र होती है उसके करीब पहुंचने वाली है। उससे पहले पहले एक एक और लॉजिकल और कंस्ट्रक्टिव स्वरूप हो इस लीग का। दुनिया भर में क्रिकेट क्रिकेट की ही नहीं, और भी खेलों की जो लीग होती हैं उस लीग में इस आईपीएल को और ज्यादा प्रसिद्धि मिले, और ज्यादा इसका नाम लोग लें। अभी भी लेते हैं, अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट लीग है। और मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, अपने सब्सक्राइबर्स को फिर से बता दूं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं। तो कोशिश यही है पूरी आयोजकों की कि जो दर्शकों का, हम कहते हैं ना, पैसा वसूल होता है, क्रिकेट का प्रचार प्रसार हो, क्रिकेट और देशों में पहुंचे। कोरोना के बाद मतलब पिछले साल तक भी बहुत सारा इफ एंड बट था, उससे पहले हमें पता ही है क्या स्थिति थी। इस बार तो होम और अवे मैचेस वापस से हो जाएंगे। कुल मिला जुला के कोशिश यही है कि इस त्योहार को, इस फेस्टिवल को जितने रंग दिए जा सकते हो, जितना इसमें मजा लाया जा सकता हो, वो मजा इसमें लाया जाए। बहुत सारे नए चेहरे आपको कुणाल कमेंट्री बॉक्स में भी दिखेंगे। बिल्कुल, मुझे लग रहा है आपका इशारा स्टीवन स्मिथ की तरफ है, जो कमेंट्री बॉक्स में दिखने वाले हैं। मुझे तो उम्मीद ये थी कि वो काउंटी में खेल रहे हैं, काउंटी में भी खेलेंगे, मगर उनको लग रहा है कि वो आईपीएल का चस्का उनका छूटता नहीं है। वो वहाँ पर थोड़े मतलब पैसे बनाने भी ज़रूरी है ना, मतलब ठीक है नेशनल ड्यूटी है, उसके लिए आप काउंटी खेलोगे वहाँ पे तो जो पैसे मिलेंगे, मगर यहाँ पर आकर आप एक आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी अपना देख रहे हो। तो स्टीवन स्मिथ जो है वो हर जगह अपने हाथ आज़माते हैं, हर काम करने की कोशिश करते हैं। ये भी एक नया काम है जो वो करने वाले हैं कि कमेंट्री के अंदर वो अपना दिखाई देंगे। अच्छी बात है। हमने उन लोगों को सुना है जिन लोगों ने गेम खेला हुआ है। उन लोगों को सुनना भी अलग एक नज़रिया होगा। जो लोग अभी गेम खेल रहे हैं और अब बड़े अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, मॉडर्न तरीके से खेल रहे हैं, तो एक डिफरेंट एंगल ज़रूर होगा। एक डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव ज़रूर वो ला सकते हैं अगर इसको सीरियसली बोले। बिल्कुल, और आपके बड़े पुराने दोस्त हैं श्रीशांत, वो भी दिखाई देंगे कमेंट्री बॉक्स में इस बार। और बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तरीके से लाइफ का साइकिल पूरा हुआ। इसी टूर्नामेंट में स्पॉट फिक्सिंग के मामले में फंसे, बहुत बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स देखा जीवन में। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हम ये कमेंट जरूर कर सकते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे मैदान में। चाहे वो आंद्रे नेल की गेंद पे छक्का लगाने के बाद मैदान के बीच का डांस हो, या फिर हरभजन सिंह के साथ जो आईपीएल में ही थप्पड़ विवाद हुआ था वो विवाद हो। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, माइक थामेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ एक एलिमेंट जरूर लेकर आएंगे। लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि जो कुछ उनके जीवन में हुआ मैदान के भीतर, जो कम से कम खेल की छवि के लिए अच्छा नहीं था, उन सब से वो कहीं ना कहीं बाहर निकलकर एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ इस करियर को, यानी जब माइक संभाला जाता है और माइक संभालते हैं आप, तो आप करोड़ों लोगों से एक साथ जुड़ते हैं। ये जुड़ाव जो स्टीव स्मिथ और
एस श्रीशांत जैसे कई खिलाड़ियों के साथ पहली बार शुरू होने जा रहा है। वो भी एक दिलचस्प एंगल होगा, रहेगी हमारी इन सब चीज़ों पर नज़र। लेकिन आपसे फिर वही गुजारिश पुरानी, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, और आईपीएल पर शायद जिस तरह का 360 डिग्री कवरेज आप चाहते हैं, वो आपको स्पोर्ट्स 9 के अलावा कहीं मिलेगा नहीं। चाहे वो डिबेट हो, चाहे बातचीत हो, खबरों के अपडेट्स हो, ग्लैमर क्वेश्चन हो, वो सब कुछ आपको एक साथ एक जगह पर स्पोर्ट्स 9 पर मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल नोटिफिकेशन की घंटी को प्रेस कीजिए, और फिलहाल दीजिए मुझे और कुणाल को इजाजत। आप इस सुबह हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।